नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम जो सीरीज़ चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो सीटेट दिसंबर 2022 नाम से पेपर हुआ था, जिसके पेपर जनवरी और फरवरी 2023 तक हुए थे, उसके अंतर्गत आज हम 29 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था सीटेट शिफ्ट फर्स्ट अर्थात पेपर फर्स्ट का CDP के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो इसमें आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपकी वीकनेस पता हो चलेगी, आप एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता से, शिक्षा से, सांस्कृतिक से तथा चौथा है सामाजिक नीतियों से। तो बाल विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, बिल्कुल, शिक्षा से होता है, संस्कृति से होता है, सामाजिक नीतियों से भी होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? चारों। देखते हैं इसमें किसमें है, चारों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, अव्यवस्थित होता है, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, या ये केवल विद्यालयीकरण का परिणाम है। तो केवल विद्यालयीकरण का परिणाम है, नहीं, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान नहीं होता है, अव्यवस्थित रूप से नहीं होता, विकास व्यवस्थित रूप से होता है। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक, मतलब सभी बच्चों में अलग तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक है और द्वितीयक कारक है, डैश लिखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिवार प्राथमिक कारक है, बिल्कुल। लाइब्रेरी द्वितीयक कारक है, तो बिल्कुल प्राइमरी और लाइब्रेरी, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। परिवार जो है वह प्राथमिक कारण है। तो तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 4 देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। बताइए प्रश्न 4 का आंसर क्या होगा? तो बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ कब बना लेते हैं? मूर्त संज्ञात्मक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मित को किस रूप में जाना जाता है? तो जो चिंतन की बुनियादी निर्मितियों होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है ना, पियाजे के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 देते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को आकार देते हैं। तो क्या विकास को आकार देते हैं? भावात्मक, सामाजिक, आनुवांशिक कारक को आकार देते हैं, या फिर संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है, या फिर भावात्मक और प्राकृतिक कारक हो, या फिर शारीरिक संवेग। तो प्रश्न 6 का बताइए उत्तर क्या हो जाए? कल्चरल थ्योरी दी थी ना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो कल्चर है वह कोग्निटिव को आकार देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में किसकी भूमिका पर बल दिया? तो वाइगोत्स्की ने किसकी भूमिका पर दिया है? कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट पे, रिफ्लेक्सेस पे, स्कीमा पे, या लैंग्वेज पे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 7 का आंसर बताइए। संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने पहली बात तो सांस्कृतिक परिवेश को दिया है, दूसरा क्या दिया था? लैंग्वेज पे महत्व दिया था, भाषा पर उन्होंने जोर दिया था। दूसरा, पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ही सही हो जाएगा। प्रश्न 8 है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लारेंस कोहलबर्ग के साथ और किसने प्रतिपादित किया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत क्या और किसी ने दिया था? प्रश्न 8 में बताइए। वाइगोत्स्की ने दिया था, ब्रूनर ने दिया था, पियाजे ने, स्किनर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी उन्होंने भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 देखते हैं कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, गैर लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, अनजान होना चाहिए। तो अध्यापक को लचीला होना चाहिए ना, सुनम्य और लचीला होना चाहिए। गैर लचीला निगेटिव है, दृढ़ निगेटिव है, इग्नोरेंट निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना क्यों होती है? बताइए। इसको तो मैंने कल कराया था, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आवश्यकता कल मैंने आपको कराया था कि उनकी आलोचना क्यों होती है? क्योंकि कौशलों की विस्तृत विशृंखला को मापने की उनकी क्षमता होती है, ऐसा है क्या? नहीं। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन करते हैं, ये करते नहीं हैं। संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्रकलन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है। ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक प्रभाव से ग्रसित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 11 कथन और निष्कर्ष देखते हैं कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा हो तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो क्या बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा? प्रश्न 11 में ए तो सही हमको लग रहा है, आर गलत है। आर क्या है? गलत है कि कम से कम अपेक्षा रखेंगे तब विद्यार्थी सफल होगा, ऐसा गलत है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। इसको प्रीवियस ईयर में मैंने कराया। जेंडर निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। जेंडर क्या है? जेंडर क्या होता है बताइए? जेंडर जो होता है वो सोशल निर्मित होता है ना, और जो लिंग होता है वो बायोलॉजिकल अर्थात जैविक होता है। तो प्रश्न 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 13 है कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या उत्तर करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उन्हें को अनदेखा करना देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए या दमन करना चाहिए? तो प्रश्न 13 का उत्तर बताइए। वैयक्तिक विभिन्नताओं को महत्वपूर्ण देना चाहिए, उनको महत्वपूर्णता देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, क्या ऐसा है क्या? विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना है? डी गलत हो जाएगा। संभाव्य सफल और असफल विद्यार्थियों की पहचान करना भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति बनाना, ये इसका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पूछा था तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव सही हो जाएगा। प्रश्न 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगी? बताइए। प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए लेना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंधन वाले प्रश्न पूछना, या विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना? बताइए। परस्पर अंतःक्रिया को हमें निरुत्साहित नहीं करना है, बंधन वाले प्रश्न नहीं पूछना है। प्रश्न का तुरंत उत्तर देंगे कहेंगे तो चिंतन कैसे होगा? तो क्या हो जाएगा? विमर्श हेतु समय देंगे, हम उसको सोचने का समय देंगे, उसके बाद अपना जवाब दो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है कि सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? बताइए। अवरोध कौन उत्पन्न करता है? बाल केंद्रित उपागम अवरोध उत्पन्न करेगा? नहीं, ये पॉजिटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव है। वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना भी पॉजिटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव है। निगेटिव पूछा है, अवरोध निगेटिव। तो निगेटिव इसमें क्या है कि रूढ़िबद्धता और स्थापित धारणाएं, तो ये निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बता है? बताइए। जो पठन वैफल्य होता है, डिस्ग्राफिया होता है, वह किस में चुनौती बनता है? स्केचिंग में, स्पीकिंग में, सीइंग में या देखने के? तो पठन वैफल्य जो होता है वह सुनने की सुनने का जो कौशल होता है उसमें चुनौती का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर, जब वो दृष्टिबाधित है श्यामपट्ट पर लिखने का क्या मतलब है? कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, ये भी निगेटिव है, ये गलत है। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करें, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि इन विद्यार्थियों को बहुत नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जो लिखित सूचनाएं हैं उनको मौखिक रूप से संप्रेषित करें ताकि जो दृष्टिबाधित हैं वो भी ठीक तरीके से सीख सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं कि स्वाधीनता विकास जूझते विद्यार्थी को प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। जो ऑटिज्म से जूझता है उसकी विशेषता क्या होती है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल नहीं, आवेगशीलता होती नहीं, वो तो ADHD में होती है। अवरुद्ध संप्रेषण कौशल या फिर औसत से ऊपर बुद्धि स्तर भी नहीं होता। क्या होता है? अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं होती, मतलब इम्पेयर्ड होती, बिगड़ी हुई होती है। तो इसका नाम ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न 20 है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बताइए। वृद्धि का निम्न स्तर होने पर, बोधगम्यता का उच्च स्तर होने पर, कार्यों को आसानी से छोड़ देने में, या छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके पाने की क्षमता? तो निगेटिव ये हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव, इसका आंसर बोधगम्यता का उच्च स्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। कथन है कि विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहा है कि नवीन ज्ञान के सृजन की ओर हमें बल देना चाहिए। तर्क क्या है? तर्क है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। बिल्कुल, तर्क भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। प्रश्न 22 है विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों को त्यों होने पर, पाठ्यपुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम या रचनात्मक अधिगम? तो पॉजिटिव इसमें क्या है?
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पियाजे ने भी यही बताया, इसको ध्यान रखिएगा। पियाजे ने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को बताया था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें स्वतः ही सीखने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बताइए। हमें प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला परिवेश बनाना है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है। पॉजिटिव पूछा है, चलिए पॉजिटिव देखते हैं। स्वाधिगम के लिए अवसरों को कम करना, निगेटिव। स्वाकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता भावना बढ़ाना, निगेटिव। पाठचर्या का अनुसरण करना, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्या है, स्वाकलन का हेतु अवसर देना, तो ऑप्शन नंबर पॉजिटिव ये है, तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 देखते हैं, कथन और तर्क का है। प्रश्न 24 में देखते हैं कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू डेवलप एंटिटी व्यू एबिलिटी। और तर्क है कि योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो बताइए प्रश्न 24 में आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित, ये निगेटिव हो जाएगा। हमें योग्यता का सत्व थोड़ी ना समझाना है, योग्यता परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, हमें उन्हें सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। और योग्यता का अस्तित्व जो समझाएंगे उससे सीखने के लिए प्रेरित नहीं करना है हमें, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, दोनों गलत है। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है, बताइए। समस्या समाधान का अवरोध किससे पैदा हो सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग पॉजिटिव है, संज्ञानात्मक सुनम्यता पॉजिटिव है, निगेटिव पूछा है। निगेटिव यही है, कार्यात्मक स्थिरता, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26 तर्क, कथन और तर्क है कि अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें, उनकी अनदेखा करने के बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल, उनकी भ्रांतियों को देखना चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो ये भी सही हो जाएगा। तर्क क्या कर रहा है कि ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना। बिल्कुल, भ्रांतियां क्या होती हैं, उनकी खुद से बनाई हुई अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट होती हैं, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 एक इमोशन है। इमोशन बताइए, भावनाएं क्या हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत हो जाएगा। स्मृति प्रभाव पड़ता है, अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, ये भी गलत है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो भावनाएं होती हैं अधिगम को भी प्रभावित करती हैं और स्मृति को भी, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक होगा तब सीखेंगे, नहीं। बिना किसी चुनौती वाला होगा तब सीखने के लिए प्रेरित होंगे, उनके जीवन संबंधित होगा या फिर अमूर्त होगा। अमूर्त सब निगेटिव, इसमें पूछ रहा है पॉजिटिव, अमूर्त चीज़ निगेटिव होती है। अनचैलेंजिंग निगेटिव, इरिलेवेंट निगेटिव, जो उनके जीवन संबंधित होगा उसी में बच्चे सीखने के लिए ज़्यादा अभिप्रेरित होंगे। तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, निगेटिव हो जाएगा। नहीं, अनदेखा नहीं करना हमें। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं आ गया, निगेटिव, निगेटिव गलत। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, या फिर शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बताइए, शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर कि शब्द जाल के प्रयोग से हमें बचना है। शब्द जाल के प्रयोग से मतलब शब्द जाल के प्रयोग से बचना है, मतलब कठिन शब्दों से हमें बचना है। ऐसे ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं 30वां कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। बताइए, अधिगम में बाधा कैसे उत्पन्न होगी। पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो घोर पॉजिटिव है। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, सेंस ऑफ एलियनेशन विथ स्कूल कल्चर। विमुखता मतलब मुंह मोड़ लेना, तो यही निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का भाई निगेटिव, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फिर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रश्न 30 का। आज के सेशन में हमने 30 क्वेश्चन देखा, तो फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस लिंक से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको हर क्लासेस की PDF दे दी जाएंगी। चलिए फिर आज के सेशन में हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।